समुच्चय होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। बट जो भी टॉपिक शुरू करो उसके लिए पहले ये होना चाहिए कि पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, होता क्या है, ठीक है। बेसिकली उसका एप्लीकेशन और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है भाई। इन क्लासेज में हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हर चीज़ में कि होता है, ये नहीं क्यों होता है, ठीक है। एक मतलब विश्लेषण की ज़रूरत है, एक मंथन की ज़रूरत होगी यहाँ पर। विश्लेषण और मंथन से ही कोई ना कोई न्यू एप्लीकेशंस, नई चीज़ निकल के आती है। अदरवाइज तो आप देखो जैसे कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन रूल का एक ग्रेविटेशन नियम दिया था, ठीक है। तो ग्रेविटेशन नियम का उसके दिमाग में ख्याल कब आया कि जब वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और सेब को नीचे गिरते हुए देखा, तो उसने सोचा यार नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो एक सोचने वाली हमारे लिए ये बात है कि क्या उसने उससे पहले कभी सेब को गिरते नहीं देखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, सेब को नहीं गिरता होगा, किसी और चीज़ को गिरता हुआ तो देखा होगा, ठीक है। बट ग्रेविटेशन नियम का जो भी डिस्कवरी हुई वो उसी टाइम क्यों हुई, क्योंकि उसने मंथन किया, ठीक है। तो यहाँ पर यही होगा कि मंथन, ठीक है। और बेसिकली सब्जेक्ट में तो यही होता है, यहाँ पर तो कोई रटने का काम है नहीं, ठीक। तो हम जान रहे हैं आज समुच्चय, ठीक है। अपना टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय होता क्या है, ठीक है। तो समुच्चय एक तरह से समूह है, संग्रह है। अब समूह है या संग्रह है, किसका है, ठीक है। तो समुच्चय कहते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आती है, वस्तुएं तो ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह, ठीक। समुच्चय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नया शब्द है नहीं। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, संग्रह भी आप समझते हो, एक से ज्यादा वस्तुएं, 2 3 4, ठीक है। तो सुपरिभाषित से मतलब क्या है, यहां पर सुपरिभाषित से मतलब है कि वो वस्तु, कौन सी वस्तु, जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन वस्तुओं के संग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो वस्तु उस संग्रह में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी कक्षा के विद्यार्थियों का समूह, तो हमारी कक्षा के विद्यार्थियों के समूह में किसी और कक्षा के विद्यार्थी आ नहीं सकते, क्योंकि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के समूह में अपने ही कक्षा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन है, या फिर अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का समूह, ये एक क्या है, समुच्चय है, ठीक है। या अपने फैमिली मेंबर्स को ले लो, या फिर अपने जैसे वीक में डे होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, इन सभी का समूह क्या कहलाता है, संग्रह है, ठीक है। अब किसका नहीं होगा, किसका नहीं होगा, जैसे कह दे कि भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का समूह, ठीक है, ओके। तो ये एक समुच्चय नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा। और अपने जैसे वीक, अभी बात कर रहे थे कि वीक में 7 डेज का एक संग्रह है, ठीक है, वो समुच्चय होगा, और ये क्यों नहीं होगा, ठीक है। अगर कहें कि भारतीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का समूह जो खेल रही है, ठीक है, किसी भी मैच में, पर्टिकुलर मैच के ले लिए, वनडे, 20 टेस्ट जो भी हो, तो उस पर्टिकुलर मैच में वो टीम खेल रही है, उसके 11 खिलाड़ियों का समूह, वो समुच्चय होगा। लेकिन अगर कहें कि उस टीम के अच्छे खिलाड़ियों का समूह, ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्यों नहीं होगा और कौन सा होगा तो क्यों होगा, उसका जवाब सुनो। जिस बात पर सभी व्यक्ति एक मत हो, ठीक है, एक मत मतलब सबने कह दिया कि हाँ ठीक है ये होगा तो होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, ठीक है, कि वीक में 7 डेज ये होते हैं तो होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये होते हैं, सभी यही कहेंगे, ठीक है। कोई ये तो कहेगा नहीं यार 5 ही दिन होते हैं शायद, हाँ, ठीक है, या कोई नहीं 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 7 नहीं, ये तो यार
9 दिन होते हैं शायद, नहीं कोई नहीं कहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, एक समुच्चय है। लेकिन अगर कहे भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का समूह, तो यहां पर बात फंस जाती है। यहां पर बात क्यों फंस जाती है? कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर अच्छा है, कोई कहेगा अरे ना 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 वो शतक के लिए खेलता था, है ना, कई होते हैं, ठीक है। अदरवाइज ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था अपने आप में, टेस्ट में ले लो या वनडे में ले लो, 20 तो हालांकि उसने खेला ही एक था, आईपीएल में भी ले लो, ठीक है। अगर 20 की बात करें तो वैसे इंटरनेशनल मैच एक ही खेला था, ठीक है। कोई कहेगा सहवाग अच्छा है, कोई कहेगा गांगुली के छक्के अच्छे हैं वो अच्छा है इसलिए, कोई कहेगा युवराज सिंह अच्छा है, कोई जहीर खान को अच्छा बताएगा, कोई अब जो प्लेयर्स खेल रहे हैं जैसे कोई विराट कोहली को अच्छा बताएगा, कोई रोहित शर्मा को अच्छा बताएगा, कोई पुजारा को अच्छा बताएगा, हाँ टेस्ट प्लेयर है बहुत अच्छा खेल रहा है ना, कोई जसप्रीत बुमराह को अच्छा बताएगा, कोई शमी को अच्छा बताएगा। एक तरह से मतलब क्या है कि मतभेद है, ठीक है। सभी एक मत नहीं हो सकते इनके बारे में, मतलब एक मत किस पर नहीं होंगे, किस पर होंगे वो सुन लो। अब कंक्लूजन मतलब हर एक चीज का, हर एक क्वेश्चन का तो हम एग्जाम्पल ले नहीं सकते, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि जिस पर आप एक मत हो, जिस पर सभी जो फिक्स है एक मत हो सकते हैं, वो क्या है, समुच्चय हो सकते हैं। और जिन पर एक मत नहीं, अब एक मत किन पर नहीं होंगे, जो गुण होंगे, ठीक है। अब चाहे अवगुण हो चाहे सद्गुण हो, ठीक है, कि विशेषताएं हो कि अच्छाई होना, लंबाई होना, होशियार होना, ये समुच्चय में नहीं आ सकते। कहें कि अपनी कक्षा के होशियार विद्यार्थी को समूह, अब अपनी कक्षा में कोई फिजिक्स में होशियार हो सकता है मैथ में कमजोर हो, या मैथ में होशियार हो सकता है इंग्लिश में कमजोर हो, है ना, वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर इंग्लिश में होशियार है मैथ में कमजोर हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो एक टीचर कहेंगे हाँ ये होशियार है इसमें, और एक कहेंगे नहीं 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 ये इससे होशियार नहीं यार, इसमें तो इतने ही आते हैं, और वो हर टेस्ट का ही हाल है। तो वो क्या है ना, वो एक मत नहीं हुए उस पर, ठीक है। तो ये है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, समुच्चय कहलाता है, ठीक है। ये हो गया समुच्चय। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वही सप्ताह के सभी वारों का समूह एक समुच्चय है, ठीक है। क्योंकि इस बात पर सभी व्यक्ति एक मत होंगे कि सप्ताह में 7 वार होते हैं, ठीक है। और इस बात को नोट कर लेना कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह का मतलब उन वस्तुओं का संग्रह जिनमें वो वस्तुएं आती हैं, अर्थात जिन पर, मैं जो भी बोल रहा हूं वो नोट कर लेना, अर्थात जिन पर सभी व्यक्ति एक मत हों वो उन वस्तुओं का संग्रह समुच्चय होगा, और जिन पर सभी व्यक्ति एक मत नहीं हो उन वस्तुओं का संग्रह समुच्चय नहीं हो सकता, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम इस परिभाषा से आगे एक एग्जाम्पल लिख लेना, और दूसरा जो नहीं होगा उसका भी लिख लेना कि जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का समूह। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, कि बॉलीवुड की अच्छी अभिनेत्रियों का समूह, ठीक है, ये कोई समुच्चय नहीं है, ठीक। क्योंकि किसी की नज़र में कौन सी अभिनेत्री या कौन सा अभिनेता अच्छा हो सकता है, किसी की नज़र में कौन सी, है ना, वगैरह वगैरह, ठीक है। या कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी में भी है कि भारत के सबसे अच्छे लेखकों का समूह, ये कोई समूह नहीं है। क्योंकि किसी की नज़र में रामधारी सिंह दिनकर अच्छा है तो किसी की नज़र में महादेवी वर्मा अच्छी है, ठीक है, किसी की नज़र में हरिवंश राय बच्चन अच्छे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक। या एक क्वेश्चन है कि इस दुनिया के सभी खतरनाक जानवरों का समूह, तो ये समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि एक पालतू कुत्ता उन्हीं घर वालों के लिए अच्छा हो सकता है तो बाहर वालों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। नहीं, ये जो पहले ही बता दिया कि जो गुण होते हैं ये कभी समुच्चय नहीं हो सकते, ठीक है। अब इतना जो भी बोला है उसको नोट भी कर लेना थोड़ा बहुत, जहाँ मैंने बोला है कि ये नोट कर लेना और इसको आप ज़रूर कर लेना।
कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण समुच्चयों के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा जानेंगे कि समुच्चय को कैसे व्यक्त करते हैं और उसके अवयवों को कैसे व्यक्त करते हैं, अवयव होते क्या हैं, वो इन्हीं के माध्यम से जान लेंगे और थोड़ा आगे लिख भी लेंगे इनको, ठीक है। अवयव क्या होते हैं या सदस्य क्या होते हैं, वस्तुएं क्या होती हैं, वो जो भी हैं, ठीक है, उनको सीख लेंगे अभी इन्हीं के माध्यम से, आगे लिख भी लेंगे वैसे, ठीक है, बट सीखना यहाँ होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय जो हमें याद रखने होंगे कि कैसे व्यक्त किया जाता है, किसी जो भी हम समुच्चय लिख रहे हैं यहाँ पर उनको किससे व्यक्त किया जाता है। इसी के अलावा जो फंक्शन एक्सरसाइज होगी वहाँ भी काम आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है कि किसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पहला है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब ये जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये सोचते हैं ना कि ठीक है यार क्या इंग्लिश लिखें, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि अपने को इंग्लिश हिंदी तो लिखनी है वहाँ पर, और क्वेश्चन में भी हिंदी आएगी, आगे भी पेपरों में हिंदी आएगी, वो ठीक है, आगे वैसे इंग्लिश वैसे जाननी भी चाहिए, बट इट डजेंट मैटर कि कोई बात नहीं, चलो नहीं भी सीखना चाहो वैसे सीखनी चाहिए। बट यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो ये जो भी है ना समुच्चय उनको कैपिटल अल्फाबेट से व्यक्त करेंगे, ठीक है, आगे लिख भी लेंगे कि समुच्चयों को कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो वहां तक इनको कैपिटल अल्फाबेट से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एन है ना, ये एन, इस कैपिटल एन के द्वारा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त किया जाता है, ठीक, ये कैपिटल एन के द्वारा, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आप इनको नोट भी कर लेना, कैपिटल एन क्या होता है, अभी प्राकृत संख्या को समुच्चय क्या होता है, जो हम काउंटिंग में काम लेते हैं, ठीक है, गिनती में काम लेते हैं, 1 2 3 4 5 जहां से गिनती सुख, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हम काउंटिंग में काम लेते हैं किसी वस्तु को या कि नंबर ऑफ पर्संस, जो भी हमें काउंटिंग में काम लेना होता है वो सारी क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। कि ऐसा तो नहीं सुना कभी कि हाँ भाई 1 2 3 4 की क्लास में कितने बच्चे हैं, तो किसी ने बोल दिया कि सर 51.5 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं सुना, या √17 बच्चे हैं या 2.5 बच्चे हैं, हाँ हो सकते हैं कोई साइज छोटी बड़ी या बड़ी छोटी ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो काउंट पूरा एक ही होगा, ठीक है, होगा तो एक ही। तो वो होती है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल, प्रकृति, ठीक है, कि प्रकृति में कभी भी कोई चीज ऐसे आधी अधूरी नहीं हो, पूरी होती है, ठीक। तो एन क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी आगे तक गिनती है, एंड सोन, इसको क्या बोलते हैं, एंड सोन, मतलब और आगे भी है, ठीक है, 6 7 8 9 10 आगे 100 200 1000 कितने आगे तक चलते जाओ, ठीक है। दूसरा है पूर्णांकों का समुच्चय, इंटीजर नंबर्स, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स, और ये जालिक नंबर्स भी बोलते हैं। जालिक मतलब ये कोई ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब भी पूर्णांक होता है। अब यहाँ पर ये आई या जेड, जेड लेने का कारण क्या रहा, जेड लेने का कारण ये है कि एक आएगा अभी कि पूर्ण परिमेय के बाद अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, वो उनको जनरल क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, बट वहां भी उसको आई से व्यक्त करेंगे नहीं, क्योंकि आई से यहाँ पर कर चुके हैं, और आई की जगह ऑप्शनल जेड और ले आए, ठीक है, वो इरेशनल नंबर से, वो कोइंसिडेंस से बचने के लिए कि हाँ इसी से आई, अपरिमेय को भी आई से, पूर्णांकों को भी आई से, ठीक है, तो ये पूर्णांकों को तो आई से कर ही देते हैं, जेड और ले आए, ठीक, और अपरिमेय को आई से नहीं करेंगे, वहां किसी और से करेंगे और सीखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको किससे व्यक्त किया जाता है, जेड या आई से। अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे इसमें लिख लिया तो वैसे इसमें लिख लेना कि पूर्णांकों के समुच्चय, यहाँ लिखा हुआ है, ये पहला था इसमें लिख लिया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये चीज आप या तो खुद मन से लिख लो या फिर कोई जरूरत नहीं है। तो जेड या आई से व्यक्त करते हैं, जेड या आई क्या होता है, पूर्णांक, नाम से पता चल रहा है पूर्णांक, पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है, अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अब जो पढ़ते जाएंगे इनसे थोड़े से और नंबर इंक्लूड होते जाएंगे उनमें, ठीक है। तो ये तो क्या थे, प्राकृत संख्याएं, उनमें 0 और उन्हीं प्राकृत संख्याओं के नेगेटिव और नंबर्स मिला दो, तो ये 1 2 3, ये 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इनमें नेगेटिव में इधर होती है एंड सो ऑन, ठीक है, भाई एंड सो ऑन इधर कम होते जा रहे हैं तो कम इधर ही होगा, -4 -5। जैसे कई बार क्या होता है ना कि निर्देशांकों को हम दर्शाते हैं, तो इधर तो क्या लिखते हैं 1 2 3 है ना एंड सो ऑन, ठीक है, इधर क्या लिखते हैं -1 -2 -3, तो नेगेटिव वैल्यू इधर, नेगेटिव वैल्यू इधर कम होती जाती है, ठीक है।
कम ही हो रही है, हाँ ये मत सोच, इधर बढ़ रही है इधर कम हो रही है, बाईं तरफ जो जो जाते हैं कम होते जाते हैं। जैसे 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 आता है यहाँ पर, 0 से -1 माइनस, तो बाईं तरफ तो कम होते जाते हैं। तो यहाँ -4 -5 -6 -7 -8 है ना, उधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वो जो भी है। तो पूर्णांकों के समुच्चय हो गए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो ये 1 2 3 एंड सो ऑन आगे भी है, तो ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक। तो इनको i प्लस या z प्लस, ये भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। i प्लस प्लस लग गया ना, आगे भी पढ़ेंगे, i प्लस z प्लस, इनके आगे नहीं, q प्लस भी होगा, r प्लस भी होगा, ठीक है ना। तो जिनके भी प्लस लग गए ना, अब इसको फिक्स कर लो दिमाग में कि जिनके भी फिक्स लग गए ना, i प्लस या z प्लस से ही मतलब नहीं है, चाहे वो, अब n के तो प्लस लग नहीं सकता कि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी अब जितने भी आगे लगेंगे ना, वो सारे पॉजिटिव के लिए होंगे, मतलब धनात्मक संख्याओं के लिए होंगे। अब i है तो इंटीजर्स हो गए, और भी आगे होंगे तो वो उस हिसाब से हो जाएंगे, ठीक है। तो i प्लस या z प्लस द्वारा व्यक्त किया जाता है किनको, धनात्मक पूर्णांकों को, अर्थात i प्लस या z प्लस इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी और आगे देखिए, इसी प्रकार देखिए, जैसे वो 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर थे, वैसे ही ये हो जाएंगे -3 -2 -1, मतलब अगर उधर से बोलें तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। जिनको जैसे उसमें i प्लस या z माइनस के, सॉरी i प्लस या z प्लस द्वारा व्यक्त किया जाता था, वैसे यहाँ i माइनस या z माइनस द्वारा व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। तो उसी की तरह जैसे प्लस के लिए बोला था कि आगे जितने भी होंगे प्लस की बात अगर करेंगे तो उसमें सारे प्लस वाली संख्याएं होंगी, जो भी समुच्चय होगा वो जो भी सेट होगा। ऐसे ही अगर माइनस की बात करते हैं, ठीक है, तो आगे जो भी समुच्चय होंगे उनमें अगर माइनस लग जाता है, ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे, माइनस वाले समुच्चय होंगे, ठीक है। उसमें पॉजिटिव नंबर्स आ ही नहीं सकते, सारे नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पर जिनको i माइनस से z माइनस द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो i माइनस से z माइनस क्या होंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड में। और जीरो जीरो ने तो भाई धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है, ये भाई केवल पूर्णांक है बस। मतलब ये ऐसा है ना कि सबसे बड़ा दाता है, जब देने लगता है तो दानवीर कर्ण की तरह, ठीक है, कुछ भी ले लो इससे सब दे देगा। कितना ही गुणा में प्लस लगा लो ना, इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना ही लगा लो, 10 लगाओ 20 लगाओ, अगर गुणा में है तो ठीक है, 10 गुणा 0, 100 गुणा 0, 1000 गुणा 0, 5 लाख गुणा 0, भाई कितना ही कर लो ना, तो इसका कभी भरता है, ठीक है, कितना ही प्लस लगा लो इसके, कभी भरेगा ही नहीं। मतलब जब देता है तो पूरा दानवीर बन जाता है, लेता है तो भिखारी इतना बड़ा बन जाता है कि भरता ही नहीं है। कितना ही प्लस लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना 0 का 0 ही रहेगा, ठस का ठस ही रहेगा। और ऋणात्मक जब कितना भी ले लो इससे, कितना भी लेते जाओ, हाँ भाई लेते जाओ, अथाह भंडार है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके, ठीक है। तो अभी ये 0 ही रहेगा, कितना ही ले लो इससे। अब तीसरा पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 और शामिल कर दिया जाता है, ठीक है, 0 को इंक्लूड कर दो तो वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है, बस और कुछ भी नहीं है, ये इतना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट समुच्चय देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं के समुच्चय को मैंने इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा, उसका भी आपको रीजन बता देता हूँ कि परिमेय संख्याओं को बोलते कुछ है इंग्लिश में, और यहाँ पर इसके समुच्चय को व्यक्त किसी और से करेंगे, ठीक है, इसलिए ये है कारण, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो जिन संख्याओं को, पहली बात तो यह है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, फिर उनके समुच्चय के बारे में बात करेंगे। तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। अपूर्णांक हम समझ ही चुके पहले ही, ठीक, और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। भाई नीचे की संख्या अगर 0 हो जाएगी तो पूरा ही मामला गोल है, अनंत हो जाएगा ना, ठीक है, इसलिए 0, नीचे की संख्या 0 नहीं हो सकती। रटी रटाई बात नहीं, वो पहले बता दिया था आपको कि यहाँ पर हम क्या जानेंगे, क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे 0 होते ही फिर अनंत हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो वो संख्याएं कैसे कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब q वैसे बेसिकली क्या होता है, q के द्वारा क्वोशेंट, ठीक है, क्वोशेंट मतलब भागफल है ना, ठीक है, एक तरह से, ओके, जब भाग देते हैं तो ओके।
तो Q बराबर क्या होगा, P बटा Q। P और Q क्या है, देखो ये चिन्ह है, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे ये क्या है, और अब ये बात ही आ गई तो इनके बारे में बता देता हूँ। ये तो पहले बता दिया था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट के द्वारा, ठीक है। ये तो हो गया बात। अब ये क्या है ना, अंदर जो भी है, तो ये समुच्चय के अवयवों को है ना, ये जो भी अंदर लिखी जाती हैं, जैसे उनमें भी लिख रहे हैं प्राकृत संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में भी, वो क्या है, सारे उसके अवयव कहलाते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे इसलिए नहीं बता रहा था मैं, ठीक है। वो उसके अवयव कहलाते हैं, ओके। अब ये क्या है, ये अवयव का ही चिन्ह है, मतलब ये इसके सदस्य हैं। अवयव बोलो या सदस्य बोलो या वस्तुएं बोलो। जैसे अपने इसकी बात करें कि सप्ताह के 7 वारों का समूह, तो इसमें क्या है, उस समूह का है ना, वो एक समुच्चय हो गया, उस समूह का सोमवार भी सदस्य है, मंगलवार भी सदस्य है। अपनी कक्षा में अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का अगर कोई समुच्चय ले, ठीक है, तो अपनी कक्षा के विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी उस समूह का या उस समुच्चय का क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा, या सदस्य हो जाएगा, या वस्तु हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, कोमा लगाकर, जहाँ ये P और Q क्या है, Z के अवयव है, ठीक है। ये क्या है, इसके Z के अवयव है। Z क्या है, अभी बताया था, ठीक है। Z क्या है, पूर्णांक, ठीक। और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो आप पहले ही जानते हो। अब इसके केवल, जैसे उनमें लिख रहे थे हम, समुच्चय को फिक्स कर दिया कि प्राकृत संख्याओं का 1 2 3, पूर्ण संख्याओं का 0 1 2 3, और पूर्णांकों का 1 2 3 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इसमें बाउंडेड नहीं कर सकते हम। इसके केवल एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये सारे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। हाँ, 0 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। 1 2 -1 -2 2/3 3/2 -3/2 आदि, ये सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। अब इसको व्यक्त क्यों नहीं कर सकते कि इनमें फिक्स नहीं। अब 2/3 और 3/2 इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, तो कैसे कर सकते हैं। -1 -2 के बीच में भी बहुत है भाई, -1.1 -1.2, ये सारे क्या है, ठीक है ना। तो इनकी बात है, ये इनको केवल एग्जाम्पल लिखा जा सकता है, ऐसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिक्स नहीं किया जा सकता, ये मंझले कोष्ठक में, ठीक है। इनके बारे में भी बात करेंगे, ओके। 5वां है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। परिमेय से आगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q के ऊपर C, ठीक है, Q की घात में C। अभी C क्या है, Q तो आप जानते हो, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये क्या है, QC है Q का पूरक समुच्चय, ठीक है। QC क्या है, Q का पूरक समुच्चय। अभी C की बात कर रहे थे हम, ठीक है। C क्या है, C मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सेट सेट तो इस समुच्चय की वजह से ये कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, मतलब जो Q में है वो QC में नहीं होंगे, और जो QC में है वो Q में नहीं होंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पूरक कोण, भाई दो कोण का योग अगर 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो एक कोण अगर 30 डिग्री का है, ठीक, एक कोण अगर 30 डिग्री का है, तो भाई दूसरा कोण क्या होगा, 90 में से 30 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जो बच गया वो दूसरा कोण हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा ही Q में जो संख्याएं आ गई, उसके अलावा जो बच गई है वो QC में होगी, सीधी सी बात तो ये है। तो Q में जो भी आ गई थी ना, वो QC में नहीं होंगी, तो ये बच रही थी बस, √2 √3 √5, ये सारी अपरिमेय संख्या होती है जो, ठीक है। तो इसके भी केवल उदाहरण लिख सकते हैं, बाकी सेट में फिक्स नहीं कर सकते इनको। अब अगला है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर्स, ठीक है। इसे R के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और रियल आपको दिख रहा है, ठीक है, ध्यान रहिए। अब क्या है, जो परिमेय और अपरिमेय जितनी भी संख्या है ना, वो सारी की सारी मिलकर क्या बना रही है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बना रही है, ठीक है, जितनी भी है। अब आप सोच सकते हो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं भी इसमें आ गई, पूर्ण संख्याएं भी इसमें आ गई, पूर्णांक भी इसमें आ गए, परिमेय संख्याएं भी इसमें आ गई, अपरिमेय संख्याएं भी आ गई, तो ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो Q और QC ये क्या है, ये Q और QC तो आप जानते हो, ये क्या है, ये यूनियन का चिन्ह है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसमें अभी, ठीक है, बट बता देता हूँ, आगे आया तो बता ही देते हैं, बाकी अलग से पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यूनियन क्या है, यूनियन मतलब इन दोनों को मिलाकर, संघ, ठीक है, यूनियन मतलब संघ, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर R बनता है, इन दोनों को जितनी भी संख्याएं हैं उनको एक साथ लिख दिया जाता है तो R बन जाता है, ये U है, ठीक है।
अब ये यू वो वाला यू नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे घूम के है, ढंग से देखो इसको, ठीक है। या फिर आर माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब ये क्या है, छोटे ब्रैकेट में है, बड़े ब्रैकेट में नहीं है। छोटे और बड़े का भी अब अंतर जानेंगे हम, बट अभी ध्यान रखो कि ये छोटे ब्रैकेट में है, छोटे में माइनस अनंत और प्लस अनंत, ठीक है। मतलब क्या है कि आर का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच के जितने भी मान है ना, वो सारे होंगे। माइनस अनंत और प्लस अनंत नहीं होंगे, ये कभी मानों में शामिल होते ही नहीं है। इनके साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट ही आता है। छोटे ब्रैकेट का मतलब है कि ये संख्याएं शामिल नहीं हो सकती, इनके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं ना वो सारी हैं, बट ये नहीं है, बस यही है। और बड़ा ब्रैकेट होता, अगर बता ही देता हूँ, आगे पढ़ेंगे वैसे, बड़ा ब्रैकेट होता तो मतलब उनके बीच की सारी संख्याएं तो होती और वो भी मान शामिल होते, ठीक है। अब इसके भी उदाहरण लिख सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3/2, -3/2, √2, 3.1, 1.05 पाई। मतलब ये केवल उदाहरण है, सारे के सारे, ये सारी की सारी वास्तविक संख्या है, ठीक है। इनको भी फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बात करें तो 1 और 2 के बीच में ही अनंत संख्या आ जाएंगे। लिखते जाओ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.0, 1.001 लिखते जाओ, क्या है उसमें, ठीक है। तो यह है पूर्ण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और एक लास्ट है 7वें नंबर का, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। इसे सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। सी क्या है, a प्लस आयोटा बी, ए और बी। अब देखिए यहाँ पर a और b और आयोटा, ये क्या है, आयोटा है, ठीक है। ये a b, ये i है, ठीक है। i इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, ठीक। तो a और b तो क्या है, वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, -1, -2, -3, या अभी बता ही दिया था ये क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। ये अवयव, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। a और b मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, 1, 2, 3, 0, -1, -2, √2, √3 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये क्या है, आयोटा। आयोटा का मान होता है √-1। क्या होता है, √-1। ये एक काल्पनिक राशि है जिसके बारे में पूरी एक्सरसाइज ही पढ़ेंगे हम, बाकायदा पूरी एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर की, सम्मिश्र संख्याओं की, तो वहां पढ़ेंगे आयोटा के बारे में, ठीक है। तो ये हो गए पूरे समुच्चय, बाकी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।